Assalamu alaikum. In this video, I will discuss the seventh chapter, chapter number 20 of the circulation. So ये chapter काफी important है because we are going to read about a lot of diseases जिसमें cardiac output के बारे में discussion हुई होगी. तो हम इस chapter को start करते हैं. इसमें भी वही तरीका रहेगा कि आप लोग को जो important topics है पढ़ाई जाएंगे और जो चीज़ याद नहीं करनी है वो कटवा दी जाएगी. तो सबसे पहले तो आपको कार्डिक आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? सो कार्डिक आउटपुट जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है पर मिनट, वो कार्डिक आउटपुट होती है. और हार्ट सबसे पहले एयोटा में जाना होता है, तो जो हार्ट ने पंप ब्लड करना है वो ऑब्वियसली एयोटा से पास होना है. तो हम इसलिए कार्डिक आउटपुट में कहते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड इनटू एयोटा ईच मिनट, याद रखना है. और अगर आपसे कहे ईच बीट, तो ईच बीट स्ट्रोक वॉल्यूम होता है. व्हाट इज द वीनस रिटर्न? जो ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम में आता है, बिकॉज आपको पता है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम. So venous return is basically how much blood is coming back to the heart. तो हमारे पास जो venous return होता है ना, नॉर्मल कंडीशन में कार्डिक आउटपुट के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल अवर नॉर्मल कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट, सो डू आवर venous return वो भी 5 लीटर पर मिनट होगा. नेक्स्ट आप लोगों को ये कुछ चीजें देखनी है कि कार्डिक आउटपुट वेरिएबल होता है. किन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा होता है? हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म पे. इफ आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म इज फास्ट, इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट होगा ज्यादा. अगर हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म होगा स्लो, इट मींस आवर कार्डिक आउटपुट विल बी लेस. whether the person is exercising or not, you know that when you start exercise तो आपको ब्लड सप्लाई आपके मसल्स में ज्यादा चाहिए होती है, तो तब कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रहा होता है, तो चेंज हो रहा होता है एक्सरसाइज में. पर्सनेज, अब पर्सनेज पे किस तरह डिपेंड कर रहा होता है? व्हेन यू ग्रो अप, आप बूढ़े जब हो जाते हो तो क्या होता है? योर मसल मैस विल डिक्रीज. व्हेन योर मसल मैस विल डिक्रीज, तो आपको वहां पे ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली कम चाहिए होगी, क्योंकि आपका मसल मैस ही कम हो गया. तो इस वजह से तब कार्डिक आउटपुट यूजुअली अडल्ट में डिक्रीज हो जाता है. एंड द साइज ऑफ द बॉडी, इफ यू आर फैट, तो इसका मतलब आपको कार्डिक आउटपुट ज्यादा होना चाहिए. डिपेंड करता है आपकी बॉडी का साइज कितना है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी है. तो ये हमारे पास देखते हैं मेल में, यंग एडल्ट मेल में 5.6 लीटर पर मिनट है और फीमेल में 4.9 लीटर, बट राउंड अबाउट इट इज कंसीडर्ड एज 5 लीटर पर मिनट. सो दिस इज द कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट याद रखना है, राइट साइड ऑफ हार्ट की और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की इक्वल होती है. नेक्स्ट कम टू द कार्डिक इंडेक्स. तो हम कार्डिक आउटपुट में देखते हैं कार्डिक आउटपुट आल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. तो अब कार्डिक इंडेक्स क्या होता है? अगर जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट था, इसको हम अपने बॉडी के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, बॉडी का सरफेस एरिया, तो हमें कार्डिक इंडेक्स मिल जाता है. तो कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट 1.7 मीटर स्क्वायर. तो 5 डिवाइडेड बाय 1.7 इज इक्वल टू कार्डिक इंडेक्स, which is 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर. सो आपने याद रखना है बॉडी सरफेस एरिया 1.7 है. जब आप 1.7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कार्डिक इंडेक्स. नाउ हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एज ऑन द कार्डिक आउटपुट. तो इसके बारे में बस ये याद रखना है कि देखिए बचपन में कार्डिक इंडेक्स कितना ज्यादा था जब आप 10 साल के थे, बट व्हेन यू ग्रो अप तो आपका सरफेस एरिया भी कम हो रहा है, सब कुछ हर चीज में कार्डिक आउटपुट भी कम हो रहा है. तो ये हमारे पास कितना हो गया? 80 इयर्स में ये आपके पास काफी कम हो गया. तो ये हमारे पास पहली चीज होगी. नेक्स्ट अब हम करेंगे कंट्रोल ऑफ द कार्डिक आउटपुट बाय वीनस रिटर्न, द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म. फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ये कि जितना ज्यादा हार्ट में ब्लड आएगा, हार्ट उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, और हार्ट जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा वो उतना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो दिस इज द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म. डिपेंड करता है कि कितना ब्लड आ रहा है ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतनी ज्यादा हो. सो हमारे पास है ना, फ्लो ब्लड इनटू हार्ट फ्रॉम द वेन कॉल्ड वेनस रिटर्न. तो हमें ये पता है दैट आर द प्राइमरी कंट्रोलर. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. अब आपको ये यहाँ पे फ्रैंक स्टार्लिंग इफेक्ट के बारे में ही बताया हुआ है कि नॉर्मली अलाउ इट टू पंप ऑटोमेटिकली व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट फ्लो. यानी वीनस रिटर्न जितना मर्जी आ जाए, इट डजंट मैटर. अगर आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है, योर हार्ट इज कंप्लीटली परफेक्ट, तो जितना मर्जी कार्डिक वीनस रिटर्न आ जाता है तो आपका हार्ट स्ट्रेच होगा, बट कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो ब्लड पंप आउट भी हो जाएगा. तो ये डिपेंड करता है, ये इसलिए फिजियोलॉजिकल स्टेट में हम कहते होते हैं इसको. तो इसमें भी यही बताया हुआ है सारा कुछ.
नेक्स्ट आ जाता है कि स्ट्रेच की वजह से हमारा हार्ट फास्ट पंप करता है। जब हमारा ब्लड ज्यादा आता है ना हार्ट में, तो क्या होता है, एस ए नोड जो होता है ये स्ट्रेच हो जाता है। व्हेन आवर एस ए नोड गेट स्ट्रेच्ड, तो ये ज्यादा तेजी से इम्पल्सेस एमिट करता है। तो दैट्स व्हाई अगर हमारा एस ए नोड स्ट्रेच होता है तो इम्पल्स की फायरिंग ज्यादा हो जाती है, इम्पल्स रेट फायरिंग रेट ज्यादा होता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको पिछले चैप्टर में मैं डिस्कस करके आ चुका हूँ। और एक ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क करता है। अदरवाइज भी मैंने बताया था कि अगर राइट एट्रिया स्ट्रेच हो रहा है काफी ज्यादा, तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स विल एक्टिवेट, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज होगी। नेक्स्ट, ये आपने बस इतनी ये बात याद रखनी है, ये वाली, कार्डिक आउटपुट इज अ सम ऑफ द ऑल टिश्यू ब्लड फ्लो। तो हमारी कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, टिश्यू में ब्लड फ्लो क्या हो रहा है। अब टिश्यू में ब्लड फ्लो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टिश्यू में मेटाबॉलिज्म कितना हो रहा है, हमारी टिश्यू की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा कार्डिक आउटपुट होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकल ब्लड फ्लो ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट, आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देन आपको ये करने की, टू समराइज द कार्डिक आउटपुट इज यूजुअली डिटरमिन्ड बाय द सम ऑफ ऑल द वेरियस फैक्टर्स। तो ये आप लोग एक बार इसको रीड करेंगे तो यही बात बताई होगी। नेक्स्ट, आप लोगों ने इसमें से ये भी नहीं करना। फिर आपको कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला आना चाहिए। अब कार्डिक आउटपुट का आप पहले फॉर्मूला पढ़ते आए हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। अब ये एक और फॉर्मूला है, इसमें कार्डिक आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशन है आर्टीरियल प्रेशर से। आर्टीरियल प्रेशर जितना ज्यादा, कार्डिक आउटपुट उस पर डिपेंड कर गया, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर गया। तो टीपीआर जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, उतना क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा। यानी आर्टीरियल प्रेशर जितना ज्यादा, उस पर डायरेक्ट रिलेशन हो गया कार्डिक आउटपुट का, और टीपीआर से इनवर्स रिलेशन हो गया। तो ये आप लोगों ने देख सकते हैं। thus any time the long term level of total peripheral resistance changes, so but no other function of the circulation changes, the cardiac output changes quantitatively in exactly the opposite manner. It means it has inverse relation, so you should know about this. नेक्स्ट, इसमें भी इम्पोर्टेंट, अभी इम्पोर्टेंट चीजें आने वाली हैं। अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आ जाते हैं फैक्टर्स टू कॉज हाइपर इफेक्टिव हार्ट। अब इधर एक डायग्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली इन्होंने कार्डिक आउटपुट शो किया हुआ है 13 लीटर जब ये प्लेक्यू आ रहा है। वैसे नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होती है 5 लीटर। अब ये 13 लीटर क्यों शो की हुई है? ये हमारे पास होता है कि हमारा जो हार्ट है नॉर्मली 13 लीटर तक वीनस रिटर्न को पंप कर सकता है। यानी हमारा हार्ट, अगर हमारी वेन्स में से 13 लीटर पर मिनट ब्लड आ रहा है और 13 लीटर पर मिनट हमारा हार्ट पंप कर सकता है, नॉर्मल कितना 5 लीटर, मैक्सिमम कितना कर रहा है 13 लीटर, ये नॉर्मली ये नॉर्मल बंदे में। कुछ बंदे होते हैं जो जिनका हार्ट होता है हाइपर इफेक्टिव, मतलब उनका हार्ट कार्डिक आउट वीनस रिटर्न अगर इवन 25 लीटर तक जाता है ना, तो वो 25 लीटर भी पंप कर सकते हैं। यानी उनका हार्ट में इतनी एबिलिटी होती है तो वो 25 लीटर तक भी पंप कर सकता है पर मिनट। और कुछ होते हैं हाइपर इफेक्टिव हार्ट, वो हमारे पास बहुत कम पंप कर सकते हैं। वो हमारे पास बेशक मैक्सिमम 5 लीटर से ज्यादा पंप ही नहीं कर सकते कभी। तो नॉर्मली हम 13 लीटर तक कर सकते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, फिर एक ये और डायग्राम है, ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि अभी आगे भी आने लगी है। यही इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है कि इन कंडीशंस में आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा है। इसकी रीजनिंग हम अभी पढ़ने लगे हैं। और इन कंडीशंस में कार्डिक आउटपुट 2 में कम होता है। अब ये आगे पढ़ेंगे। इसमें ये वाली नहीं बताएगी, रिमूव ऑफ आर्म एंड लेग्स। तो आप देखें जब आपकी बाजुएं और टांगे काट दी जाए तो वहां पे ब्लड नहीं रिक्वायर, तो ऑब्वियसली कार्डिक आउटपुट विल डिक्रीज। और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमेशा याद रखना। तो ये 2 कंडीशन मेनली है, बाकी आगे हम देखेंगे। या कोई भी हार्ट की डिजीज है उसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुई होती है। अब हाइपर इफेक्टिव हार्ट में हम देखते हैं कि हाइपर इफेक्टिव हार्ट किन लोगों का होगा। अब हार्ट में 2 चीजें डिपेंड करती है कि उसको नर्वस स्टिमुलेशन कितनी है, वो कितनी ज्यादा बारी पंप कर रहा है और कितना स्ट्रॉन्गली पंप कर रहा है। अब नर्वस स्टिमुलेशन पे डिपेंड करिए। और हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, हाइपरट्रोफी यूजुअली जो होता है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, बट सम इन सम पीपल इट इज आल्सो फिजियोलॉजिकल। किस सेंस में? फॉर एग्जांपल कोई मैराथन रेसर है, अब उस जब वो मैराथन रेसर्स वो होते हैं जिनकी रेस किलोमीटर्स में होती है, 10 किलोमीटर की रेस, 15 किलोमीटर की रेस। अब उन रेसर्स में इतनी बड़ी उन्होंने रेस भागनी होती है,
उनके हार्ट, उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। अब उनका हार्ट जब इतना वो वर्क लोड होता है ना हार्ट पे, तो उनका हार्ट हाइपरट्रोफिड हो गया, तो ये नॉर्मल होता है उनमें, ये उनमें कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। आम लोगों में एबनॉर्मल कंडीशन में हाइपरट्रोफी हुई होती है ड्यू टू सम सिचुएशंस, तो याद रखना ये नॉर्मल के बारे में वो बता रहा है। अब नर्वस स्टिमुलेशन में हम देखते हैं सिंपैथेटिक बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए। सिंपैथेटिक आपको मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ हार्ट रेट ज्यादा करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट हो जाए, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक अगर एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम खुद बंद हो जाएगा तो हार्ट रेट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। तो यही बात इसमें बताई हुई है इस पैराग्राफ। अब हार्ट हाइपरट्रोफी, तो हाइपरट्रोफी लॉन्ग टर्म इंक्रीज वर्कलोड की वजह से होती है, एवं नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल आप मसल्स बनाते हैं, आप जिम जाते हो, तो आपके मसल की हाइपरट्रोफी बेसिकली होती है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप एक काम करते रहते हो, वैसे तो आपके मसल की हाइपरट्रोफी नहीं हो रही ना, तो इसी तरह हार्ट में होता है, हार्ट को कंटिन्यूसली ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो भी हाइपरट्रोफिड हो जाएगा। और ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है हैवी एक्सरसाइज वाले में, स्पेशली मैराथन रेसेस में होती है। नेक्स्ट कम्स द हाइपोइफेक्टिव हार्ट। हाइपोइफेक्टिव हार्ट याद रखना, जो भी हार्ट की डिजीज है उसमें तो हाइपोइफेक्टिव हार्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ट हाइपोइफेक्टिव कब होगा, जब वो नॉर्मल पंप नहीं कर पा रहा। तो वो कब नहीं पंप कर पा रहा होगा, नॉर्मली आपको पता है कि जब हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, वो हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, तो हाइपोइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट द हाई प्रेशर पंप करना पड़ रहा है ब्लड को। हाइपरटेंशन का ये मतलब है। हार्ट पे नर्वस एक्साइटेशन बंद हो गया, यानी सिंपैथेटिक सप्लाई कम हो जाएगा। फिर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कोई भी हो, कोरोनरी हार्ट की डिजीज हो, वेल्स की डिजीज हो, कंजेनिटल बचपन में डिजीज हो, हार्ट की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो, मायोकार्डाइटिस, हार्ट को प्रॉपर ब्लड ना मिले, तो ऐसी सारी कंडीशन जो हार्ट को अफेक्ट करेगी वो हाइपोइफेक्टिव बना देगी। सो दीज आर द कंडीशन व्हिच मेक हाइपरइफेक्टिव एंड हाइपोइफेक्टिव हार्ट। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये नहीं करना। फिर हम इस पे आते हैं, effect of the nervous system to increase the arterial pressure during the exercise। तो हम क्या करते हैं एक्सरसाइज में, क्या होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंटेंस इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म इन एक्टिव स्केलेटल मसल एक्ट बाय मसल आर्टीरियोल टू रिलैक्स। तो ये क्या हो रहा है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आर्टीरियोल्स रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि मसल को ज्यादा ब्लड रिक्वायर्ड है उसमें। जब ज्यादा ब्लड ने आर्टीरियोल्स में जाना है तो हमारे पास क्या होगा, ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मसल्स को मिल सके। तो मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में भी कि मसल्स, एक्सरसाइजिंग मसल में सिंपैथेटिक सप्लाई ब्लड फ्लो कंट्रोल नहीं करती, बल्कि लोकल मेटाबोलाइज्ड ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं। अब वो रिलैक्स हो जाएगी, तो अब एज अ रिजल्ट हमारे पास डिक्रीज हो रहा है प्रेशर। तो हम आगे देखते हैं कि जब एक्सरसाइज हो रही है ना, तो वेजोडाइलेशन से प्रेशर लो होता है, but the arterial pressure from falling drastically low level. In fact, during exercise, the nervous system goes even further providing signal. अब उस टाइम क्या हो रहा है, इसमें क्या बताया गया कि जब एक्सरसाइज होती है, डायलेशन होती है, एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर लो होगा, बट नर्वस सिस्टम एक हद तक उसकी कंस्ट्रिक्शन भी करवा रहा होता है, ताकि एटलीस्ट मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा वेजोडाइलेशन भी ना हो, बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन भी ना हो, जितनी रिक्वायरमेंट पूरी बस कर दे, तो ताकि आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा लो ना हो। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इस चैप्टर की, कि कार्डिक आउटपुट की वेरिएशन की पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब हम देखेंगे हाई कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कौन सी ऐसी डिजीज है जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल 5 लीटर है, इससे ज्यादा किन कंडीशन में होगा। इसमें ये है कि अगर टीपीआर डिक्रीज हो, तो आपने कार्डिक आउटपुट का भी फॉर्मूला पढ़ा था कि आर्टीरियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होता है, साथ हमारे पास टीपीआर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास अगर टीपीआर डिक्रीज होती है तो कार्डिक आउटपुट विल इंक्रीज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें टीपीआर डिक्रीज हो रही है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या होता है, याद रखना है थायामीन बीटा B1 जो होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। और जब ये डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आपके सामने है कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाता है एट्रियोवेनस फिस्टुला। एट्रियोवेनस फिस्टुला क्या होता है, वेन्स और आर्टरीज के दरमियान में कोई शंट हो। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पाथवे था, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये इसने सीधा जाना था, आर्टरी ने इधर जाके कैपिलरी में डिवाइड होना था, कैपिलरी में डिवाइड होके ये इस तरह इसने आना था नीचे वापस। अब फॉर एग्जांपल अब वो आर्टरी इधर तक जाती है, इधर से इधर मूव कर जाती है, मतलब उसकी गली बाद में आनी थी वो, लेकिन पहले मूव हो जाती है, यानी यहाँ पे कोई शंट है जो आर्टरी को डायरेक्ट वेन से ज्वाइन कर दे। तो अब ये वाला जो एरिया है, जो पीछे एरिया है, यहाँ पे तो ब्लड गया ही नहीं,
फॉर एग्जाम्पल आप अखबार वाले हैं, आप इन गली इधर तक अखबार देते हो फिर इधर मुड़ जाते हो, बाकी गली को अखबार आपने दी नहीं, तो इस तरह जब उनको अखबार नहीं जाएगी वो कंप्लेन करेंगे। इसी तरह हमारी जो वेसल्स है वो कंप्लेन करेगी जब यहाँ पे हाइपोक्सिया फील होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ नहीं रहा, वो पहले ही मुड़ जाता है। तो हाइपोक्सिया जब फील होता है ना, तो वो वेजोडाइलेशन करवा देंगे। क्यों वेजोडाइलेशन करवाएंगे? ताकि हमारे तक तो ब्लड आ जाए ना। वेजो कंस्ट्रिक्शन तब होती है आप पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो वेजोडाइलेशन तब होती है जब ऑक्सीजन कम जा रही हो। वेजोडाइलेशन होगी तो टीपीआर डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। फिर एक और इंपॉर्टेंट है एनीमिया के केस में कार्डिक की, आगे हम पढ़ते हैं बल्कि हाइपरथायरॉयडिज्म। याद रखना है हाइपरथायरॉयडिज्म में कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कार्डिक आउटपुट कम होता है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और ये सारे मिल के वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन यूजेज इंक्रीज हो जाती है। जब ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, वो वेजोडाइलेशन कर लेते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है। एनीमिया, एनीमिया के केस में आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। ये हमारे पास जब कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी। जब ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होती है तो मैंने आप लोगों को बताया होगा वेजोडाइलेशन होती है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास टीपीआर डिक्रीज करती है, और जब टीपीआर डिक्रीज करती है तो हमारे पास क्या होता है, टीपीआर विल डिक्रीज, और हमारे पास क्या होगा, कार्डियो आउटपुट ज्यादा। और बाकी एंजाइटी में आपको पता है हार्ट एकदम स्पीड अप हो जाता है, पल्मोनरी डिजीज में ज्यादा हो जाती है, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाती है, इसकी ये नॉर्मल है। पैगेट्स डिजीज होती है बोन्स की, उसमें ज्यादा हो जाती है। फिर एडल्ट्स का नॉर्मल बता रहे हैं। अब कम किस में होती है? कम में याद रखना है जो जो हार्ट डैमेज करे, कोई ऐसी डिजीज है जिसमें हार्ट डैमेज हो गया उसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में, और लिम्स अगर काट दें किसी बंदे के, तो हम क्या देख रहे हैं सिवियर कोरोनरी ब्लड वेसल डिजीज, मायोकार्डाइटिस, वेल्वुलर डिजीज, कोई भी ऐसी डिजीज जो हार्ट की है, हार्ट के रिलेटेड है, वो उसकी एफिशिएंसी कम करेगा, कार्डिक शॉक में वो जा सकता है, तो ये कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। या कोई भी ऐसी डिजीज जो वीनस रिटर्न में इंटरफेरेंस करी है, एक तो कि कोई भी ऐसी डिजीज जो हार्ट के फंक्शनिंग में इंपेयर करती है, या कोई भी ऐसी डिजीज जो वीनस रिटर्न को इंपेयर करती है। अब वीनस रिटर्न को जो इंपेयर करेगी तो हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। कैसे? फॉर एग्जांपल हेमरेज हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कार्डिक आउटपुट विल डिक्रीज, और वो जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक में। चैप्टर 24 की वीडियो अवेलेबल है, उधर सारा कुछ समझाया होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्यूट वीनस डायलेशन। वीनस डायलेशन होगी तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, पीछे वीडियोस में समझा चुका हूँ कि वीनस रिटर्न जब वीनो डायलेशन होती है तब डिक्रीज होता है, और जब वीनो कंस्ट्रिक्शन होती है तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है। तो उसके केस में या सिंपैथेटिक सप्लाई यानी उसको कम गई है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज वेन, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लार्ज वेन की तो ऑब्वियसली वीनस रिटर्न डिक्रीज करेगा, क्योंकि हार्ट में ब्लड जा नहीं पा रहा। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू डिक्रीज मैस और मेटाबॉलिक रेट। तो इन दोनों के केसेस में भी हमारे पास ये हो रहा होता है, और इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे कॉमन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी सारी डिजीजेज, इनको अच्छी तरह याद करना है, ये पता होना चाहिए। और कार्डिक कब कम होता है कि अगर लिम्स हम एम्प्यूटेशन कर दें, काट दें बिल्कुल, तो ये आगे बिल्कुल कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं है। फिर एक ये आप लोग देख सकते हैं ग्राफ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम राइट एट्रियल प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं। राइट एट्रियल प्रेशर ऑलमोस्ट यहाँ तक होता है, 0 तक या नेगेटिव में होता है जब इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास वीनस रिटर्न आपके पास है, नॉर्मल है। बट आप देख रही है यहाँ पे वीनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है जब हम 0 से प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं राइट एट्रिया का, और ये है मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर के इक्वल। जब एट्रिया का प्रेशर हो जाता है तो कार्डिक आउटपुट 0 हो जाता है। अब ये मैं समझाने लगा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक आउटपुट किस चीज पर डिपेंड है। आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे इसी में मैं बताऊंगा। अब आप लोगों ने ध्यान से सुननी है बात, उसके बाद आप लोगों ने जो हाईलाइटेड है, जो चीज काटी नहीं हुई, वो रीड कर लेनी है। अब याद रखें मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या होता है। आप किसी बंदे का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कर देते हैं, हार्ट की पंपिंग को स्टॉप कर देते हैं। हार्ट की पंपिंग को स्टॉप करेंगे तो उसकी बॉडी में इक्वली ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो लेटा होगा, उसकी हार्ट की पंपिंग स्टॉप, बिल्कुल बंद। अब उसकी सारी जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो चुकी है, उसकी वेन्स में ब्लड है, आर्टरीज में ब्लड है। आप उस टाइम जो ब्लड आर्टरीज पे प्रेशर लगा रहा है, जो ब्लड प्रेशर वो वेसल्स पे लगा रहा है, वो उसका होगा मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। अब आपने
ये एक चीज होगी, ये होता है मीन सर्कुलेटरी। अब सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर क्या होता है? एक बंदा है, उसकी आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रोक दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हार्ट सिर्फ पल्मोनरी में पंप करे और बाकी पूरी बॉडी पंप ना हो रहा हो उस टाइम, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली हम मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर ही करते हैं, बट हम सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर कहते हैं कि ऑलमोस्ट उसके इक्वल ही होता है। तो मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर होता है कि सिस्टेमिक आर्टरीज में हम प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, उस टाइम लंग्स वाली जगह पे ब्लड बेशक जा रहा हो, उससे हमें सरोकार नहीं होता। जो सर्कुलेटरी फीलिंग होता है तब पूरी बॉडी का ब्लड रुक गया होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारी आगे अप्लाई होगी एक फॉर्मूला में। अब हमें ये पता हो गया, अब हमें पता होना चाहिए कि वीनस रिटर्न और किस चीज पे डिपेंड कर सकती है, राइट एट्रियल प्रेशर पे। क्योंकि देखिए वेन है, वेन से जाना है ब्लड राइट एट्रियम में। अब जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्लड जाएगा, और जितना प्रेशर डिफरेंस कम होगा उतना कम ब्लड जाएगा, क्योंकि आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि दो जगहों के दरमियान में जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है उतना स्पीडीली ब्लड फ्लो करता है। अब आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर। तो हाँ, आपको पता है सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर क्यों इंक्रीज करेगा? ये ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, हार्ट रेट इंक्रीज करवा देता है। कंस्ट्रिक्शन जब करवाता है हमारे पास सिस्टेमिक वेसल्स की, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियसली फीलिंग प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये जो आर्टरी पे प्रेशर लग रहा है वही होता है। मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर को हम पीएसएफ से शो करते हैं। It is a pressure measured everywhere in the cell circulation after the blood of the heart. So the pressure in the systemic circulation can be measured independently, but ये impossible है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। फिर आप देखते हैं कि व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फॉर वीनस रिटर्न इज जीरो, देयर इज नो वीनस रिटर्न। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डेल्टा पी जीरो है तो आपका वीनस रिटर्न जीरो होगा। अब डेल्टा पी किस किस बात पे डिपेंड करता है? कि हमारी जो सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, उसमें कितना प्रेशर है, पीएसएफ, और हमारा जो राइट एट्रियम है जिसके अंदर ब्लड जाना है उसमें कितना प्रेशर है। राइट एट्रियम का प्रेशर कम होना चाहिए और हमारी जो सर्कुलेशन है उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो वो सर्कुलेशन से एट्रियम की तरफ मूव करेगी और वो वीनस रिटर्न होगा। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला, बाकी इसके बारे में लिखा हुआ आप लोग रीड कर सकते हैं। वीनस रिटर्न मीन सिस्टेमिक सर्कुलेटरी प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर। अब हमारे पास मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर अगर 7 है और एट्रियल प्रेशर 0 है, तो यानी हमारे पास वीनस रिटर्न जाएगा नॉर्मली। और नीचे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास जितनी ज्यादा होगी, आपको पता है वीनस रिटर्न उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी पाथ में उतना ज्यादा ब्लड हार्ट की तरफ वापस जाएगा। तो ये तो डिनोमिनेटर में आ गया। ऊपर हमें आ गया, अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे को राइट हार्ट फेलियर हो गया, उसका हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो हार्ट में ब्लड एक्यूमुलेट होगा राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में होगा तो राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा। राइट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होके अगर हमारे पास 0 होता है, वो नॉर्मली वो 7 तक चल जाता है, तो क्या होगा? 7 हमारा सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर था, 7 ही एट्रिया का हो जाएगा, तो ये 0, तो हमारे पास वीनस रिटर्न 0। तो याद रखनी है, प्रेशर डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्राम में जो ऊपर दिखाई थी उसमें यही समझाया गया है कि अगर हमारा मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर और राइट एट्रिया का प्रेशर इक्वल हो जाता है तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट वीनस रिटर्न 0। तो जब वीनस रिटर्न 0 होगा तो ऑब्वियसली कार्डिक आउटपुट विल डिक्रीज, 0 हो जाएगी वो। नेक्स्ट इसमें हमें रेजिस्टेंस का आप देख सकते हैं बताया हुआ कि जब हमने रेजिस्टेंस ज्यादा की तो वीनस रिटर्न कम हो गया, ये 2x जब रेजिस्टेंस की। जब हमने रेजिस्टेंस कम की तो वीनस रिटर्न ज्यादा हो गया। तो ये आपको उसमें इसने बता दिया होगा। नेक्स्ट हमें ये कुछ 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। कंपनसेटरी इफेक्ट इनिशिएटेड इन रिस्पांस टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होता है तो हमारे पास क्या कंपनसेटरी इफेक्ट्स होते हैं? जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होता है तो बॉडी में कंपनसेशन किस तरह हो रही होती है? कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस द कैपिलरी प्रेशर। जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा हुआ, कैपिलरी प्रेशर ज्यादा हुआ, तो बॉडी ब्लड वॉल्यूम हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेसेस में चला जाता है। इसलिए अगर हमारा बॉडी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए तो एडिमा हो जाता है। ये कंपनसेटरी चेंज था कि उसने जो कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, उसने ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेज दिया, इसलिए एडिमा शो होने लग गया। फिर उस स्ट्रेस रिलैक्सेशन में 3 से 4 बार पिछली वीडियो में बता चुका, तो ये मैकेनिज्म होता है। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा कर दी जाती है। इन सब चीजों से हम कार्डियक आउटपुट मेंटेन करते हैं। यू हैव टू रीड इट, इससे ज्यादा नहीं।
नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, आपको पता है कि हार्ट रेट स्ट्रॉन्ग पंप करेगा, इसका इंक्रीज सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर हो जाएगा। तो ये दो चीजें। नेक्स्ट इस पेज से कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्या करना है। अब हम आ जाते हैं कार्डिक आउटपुट के प्रिंसिपल पे। दो कार्डिक आउटपुट के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कार्डिक आउटपुट का, वो हमारे पास है फिक्स लॉ और इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड। अब इसमें से याद रखना है जो ऑक्सीजन का फिक्स लॉ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो डायल्यूशन मेथड है वो इतना अच्छा गाइडन में नहीं लिखा हुआ, उसका मैं बताऊंगा आप लोगों ने क्या करना है। अब फिक्स लॉ हमारे पास कार्डिक आउटपुट मेजर कर रहा है, तो हम इसमें जो आप लोगों ने याद करना है वो ये याद करना है, फॉर्मूला आना चाहिए और आपको ये नीचे बातें। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। फिक्स लॉ इज यूज्ड टू मेजर द कार्डिक आउटपुट। हाउ यू कैन मेजर, आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है पर मिनट। पर मिनट आप लंग्स में से कितनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू इनहेल, आप 1 मिनट इनहेल करते हो, आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ना, अब वो कितनी कंज्यूम हो रही है 1 मिनट में, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में, वो हमें पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो राइट हार्ट है, राइट हार्ट में आपको पता है वीनस ब्लड आता है, आपको पता होना चाहिए कि वीनस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी है और आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी है। आपको पता है आर्टीरियल ब्लड में कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और वीनस ब्लड में कम होगी। ये तीन चीजें आपको पता होगी, आप कार्डिक आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर मिनट बाय द लंग, तो ये वाली जो चीज है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर मिनट बाय द लंग, ये हमारे पास न्यूमरेटर में, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? द रेट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाय द लंग इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ डिस्पेयर। आप डिफरेंट मेथड से ऑक्सीजन मीटर से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है पर मिनट में हमारे लंग्स में से, यानी जितनी आप ऑक्सीजन लेंगे उसमें से जितनी डिसअपियर होगी उतनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है, तो ये मेजर हो गया। और नीचे आ जाता है एट्रियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। अब हमें वीनस ब्लड का ऑक्सीजन पता होना चाहिए और आर्टीरियल ब्लड की। अब ऑक्सीजन हम वीनस ब्लड की कैसे कर सकते हैं? वीनस ब्लड के लिए हम क्या करेंगे, कैथीटर इंसर्ट करेंगे ब्रेकियल वेन, ब्रेकियल वेन से वो जाएगा सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन से राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो हमें वीनस ब्लड की कंसेंट्रेशन पता लग जाएगी राइट एट्रिया से या पल्मोनरी आर्टरी से। और आप सिस्टेमिक आर्टरी, कोई भी सिस्टेमिक बॉडी की आर्टरी है, फॉर एग्जांपल ब्रेकियल आर्टरी है, इधर से ब्लड ले लो, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो आप कोई आर्टरी से ब्लड लोगे आपको आर्टीरियल की कंसेंट्रेशन पता लग जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, लंग्स से जो ऑब्जॉर्ब हुई है उसको न्यूमिनेटर में रखना है इस चीज को, फिर आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन माइनस वेन में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन, ये जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कार्डिक आउटपुट। तो दिस इज द फिक्स मेथड। तो इसमें से काफी एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट मेथड, इसमें आप रीड कर लें, बट गाइटन में बिलीव में बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लिखा कि इसको समझाया जा सके, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। लेकिन वो किस तरह आ सकता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप इस फॉर्मूला को रट लें। इस फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से करना, ये बिल्कुल सही नहीं समझाया हुआ, आप गाइडन से जितनी बार भी रीड कर लेंगे आपको मुश्किल होगी। इसमें अगर रीड करना है ना तो ये इतना सा ये पैराग्राफ रीड करना है, इसमें इन्होंने इसकी एग्जांपल समझाई है, तो आपको ये अगर आ जाएगी आपको समझ आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए जो आपने डाई इंजेक्ट किया वो कितने मिलीग्राम में थी, याद रखना है मिलीग्राम में। फिर आपको उसने उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ डाई इन ईच मिलीमीटर ऑफ ब्लड फॉर द ड्यूरेशन कर्व, ये हमें ड्यूरेशन कर्व से पता लगती होती है, और उसके बाद ड्यूरेशन कर्व सेकंड। तो ये फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कर लें, मैक्सिमम इसका फॉर्मूला आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप आपको समझ आई होगी। इससे पिछले चैप्टर्स के आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, सर्कुलेटरी शॉक की भी अवेलेबल है। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, और फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।